15 साल पहले आयला एक इमारत पर विस्फोटक लगा रही थी। उसके दोस्त ने उससे रुकने की विनती की, लेकिन इससे पहले कि वे बहस कर पाते, पुलिस आ गई और उन्हें भागना पड़ा। जल्द ही पुलिस उसे घेर लेते हैं और उसे अपने साथ चलने का आदेश देते हैं, लेकिन उसने तुरंत अपने मानसिक शक्तियों से उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। फिर अनावश्यक कारणों से उसने दोनों पुलिसकर्मियों को मारने के लिए अपनी टेलीकिनेटिक शक्तियों का उपयोग किया और अपने दोस्त की हत्या करने के लिए भी ऐसा ही किया। वह एक मनोचिकित्सक थी जो अपने दिमाग का उपयोग करके महान उपलब्धियां हासिल कर सकती थी। वर्तमान में आयला अपनी 16 वर्षीय बेटी अरोरा को लोगों की नजरों से दूर रखती है, उसे घर पर ही पढ़ाती है और अपनी बेटी रो के घर से बाहर न निकलने को लेकर बहुत सख्त है। इसके अलावा मां बेटी की जोड़ी नियमित अंतराल पर अपना घर बदलते रहती है, जिसके कारण अरोरा को कभी भी उचित सामाजिक जीवन नहीं मिल पाता है। आयला द्वारा इतने सख्त कदम उठाने के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि वो किसी और को अपनी शक्तियों से नुकसान न पहुंचा दे और लोगों की नजरों में न आ जाए। आयला हर दिन अरोरा के स्किल्स पर काम करती थी, विशेष रूप से प्रोजेक्शन बनाने की उसकी शक्ति पर। आयला चाहती थी कि उसकी बेटी अपनी शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखना सीख ले और वह उसे लगातार याद दिलाती थी कि यदि वह विफल रही तो वह लोगों को मार डालेगी। अरोरा अपने इस तरह के जीवन से निराश थी। वह अपना पूरा दिन अपनी मां के साथ घर पर बिताने के बजाय बाहर निकलना और दोस्त बनाना चाहती थी। हाल ही में जब उसकी मां सामान खरीदने के लिए घर से बाहर गई तो वह अपने एकमात्र दोस्त यशायाह से मिलने के लिए चुपचाप बाहर निकली। उसने उसे अगले दिन अपने दोस्तों से मिलने के लिए आमंत्रित किया और भले ही अरोरा पहले झिझक रही थी, लेकिन अंततः वह सहमत हो गई। अपनी मां के प्रवेश करने से पहले वह किसी तरह घर लौटने में सफल रही, लेकिन आयला अरोरा के दिमाग को पढ़ सकती थी और उसे उस लड़के के बारे में पता चल गया जिससे वह मिली थी। रो एक सामान्य जीवन जीना चाहती थी और अक्सर उसे लगता था कि उसकी विशेष योग्यताएं एक अभिशाप के अलावा और कुछ नहीं है। रो को यह समझाने के लिए कि वह बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थी, आयला ने उसे टेलीकिनेसिस के माध्यम से एक भारी बॉक्स को मूव करने के लिए कहा। रो ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन बीच में कहीं उसने अपनी ताकत पर नियंत्रण खो दिया और बॉक्स जमीन पर गिर गया। आयला चाहती थी कि रो को एहसास हो कि अगर वह बाहर अपनी शक्ति पर नियंत्रण रखने में विफल रही तो यह कितना मुश्किल होगा। उस रात उसने यशायाह और उसके दोस्तों से मिलने का फैसला किया। वह पहले कभी इतने सारे इंसानों से नहीं मिली थी जितनी उस रात मिली थी। उसने यह जानने के लिए अपनी विशेष क्षमता का उपयोग करने का फैसला किया कि वह और उसके दोस्त उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन जल्द ही उसने अपनी शक्ति पर नियंत्रण खो दी। यशायाह की गर्दन से खून बहने लगा। वो घबरा गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। जैसे ही वह मदद के लिए चिल्लाई, एक अलौकिक आवाज आई और वह हवा में गायब हो गई। आयला को एहसास हुआ कि उसकी बेटी को छीन लिया गया है और जैसा कि पहले रो के साथ चर्चा की गई थी, उसने अपने निर्धारित बस स्टेशन पर उसके लिए इंतजार करने का फैसला किया। जब रो की नींद खुली तो उसे एहसास हुआ कि वह एक कमरे में बंद है। एक आदमी अंदर आया और उसने रो को समझाने की कोशिश की कि वह उसकी मदद करने के लिए वहां है। उसने उसे बताया कि यह जगह विशेष योग्यता वाले लोगों के लिए डिजाइन की गई है और वह उनमें से एक है। कपड़े बदलने के बाद उस आदमी ने रो से उसकी जिंदगी के बारे में सवाल किया। वह जानना चाहता था कि वह कहां छिपी थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसके साथ। रो उसके साथ अपना जीवन साझा करने के लिए तैयार नहीं थी और उसने उसका विश्वास जीतने के लिए उसे कुछ समय देने का फैसला किया। उसे सुविधा केंद्र में एक कमरे की पेशकश की गई और वह व्यक्ति उसे डाइनिंग हॉल में अन्य छात्रों से मिलवाने के लिए सहमत हो गया। बाद में डेरेक उसकी यादों में घुसने में कामयाब हो जाता है, जो तब जगी थी जब उसने रो से उसके परिवार के बारे में पूछा था। वह जानता था कि वे कहां रहते थे, लेकिन उसे अभी तक यह पता नहीं चल पाया था कि उसकी मां कौन थी। रो ने अपनी मां की पहचान गुप्त रखने के लिए उसकी याददाश्त में हेरफेर की। डेरेक ने हार नहीं मानी। उसने रो से सवाल करना जारी रखा और आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। डेरेक ने आयला को पहचान लिया और बाद में बताया कि उसकी मां ने उसके लापता होने से पहले 2 पुलिसकर्मियों सहित 3 लोगों की हत्या कर दी थी। अरोरा को उस आदमी के एक शब्द पर भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तस्वीरें बता रही थीं कि वह और उसकी मां हमेशा अपनी जगह क्यों बदलते रहते थे। जाहिर तौर पर डेरेक और आयला कभी दोस्त हुआ करते थे और उन्होंने उन जैसे लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने के लिए आयला को अपने साथ लाने का प्रयास किया।
रो को सुविधा में रहने और अपने साथियों के साथ बातचीत करने की अनुमति देने के बदले में उसे अपनी मां की लोकेशन बताना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आयला ने अतीत में क्या की थी, रो अपनी मां को खतरे में डालने के लिए तैयार नहीं थी और वह बस फैसिलिटी से बाहर निकलना चाहती थी। रो ने अपने कमरे में टीवी तोड़ दी और एक टूटा हुआ टुकड़ा रख लिया। उसने इसका इस्तेमाल दरवाजा खुला रखने के लिए किया और उस रात अपने कमरे से चुपचाप निकल गई। इस पूरे समय में रो किसी भी अन्य सायोनिक्स से नहीं मिली थी और वह यह जानने के लिए उत्सुक थी कि फैसिलिटी कैसे संचालित होती है। भागने पर उसे पता चला कि उसके जैसे अन्य लोगों को उनके कमरे में बंद कर दिया गया था। वे बंधे हुए थे और अचेतन अवस्था में थे। वे सभी ख्यालों में जी रहे थे। रो ने उनके दिमाग को पढ़ा और पाया कि वे सभी उस जगह को छोड़ने के लिए बेताब थे। रो को एहसास हुआ कि डेरेक उससे झूठ बोल रहा था। यह उसके जैसे लोगों को प्रशिक्षित करने वाला संस्थान नहीं था, बल्कि यह उनकी जेल थी। रो ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। जब रो ने डेरेक से पूछा कि उसने क्या देखा है, तो उसने बताया कि एक मनोचिकित्सक के रूप में उसका मानना था कि जब उसके जैसे लोग अपना विवेक खो देते हैं तो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। उनके अनुसार सायोनिक्स में नैतिक रूप से भ्रष्ट निर्णय लेने की क्षमता थी। यही कारण है कि उनको बंद करना महत्वपूर्ण था। फैसिलिटी में रहने वाले सभी लोग अपराधी नहीं थे, लेकिन वे सभी मनोरोगी थे और इसलिए मनुष्य उन्हें खतरनाक मानते थे। उसे 20 साल पहले इंसानों ने उन सायोनिक्स का शिकार करने के लिए भर्ती किया था जो अनैतिक रूप से अपनी शक्ति का उपयोग कर रहे थे, लेकिन उसने निर्दोष सायोनिक्स को भी कैद कर लिया। डेरेक ने स्वयं को आश्वस्त कर लिया था कि वह साइकोनिक्स को सर्वोत्तम जीवन दे रहा है जो संभवतः उन्हें मिल सकता है। वे सभी अपनी अपनी कल्पनाओं में जी रहे थे और उसने मान लिया कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। भले ही वे वास्तव में जीवित नहीं थे, उनका मानना था कि कम से कम वे सुरक्षित थे और दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। डेरेक को अब केवल आयला का स्थान ढूंढने की चिंता थी, लेकिन रो अपनी मां की सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक था वह करने के लिए तैयार थी। उसने स्थान को छिपाने के लिए अपनी एंकर मेमोरी का उपयोग किया और डेरेक ने सच्चाई का पता लगाने के लिए उसे दंडित करने का फैसला किया। अन्य सायोनिक्स की तरह वह एक बिस्तर से बंधी हुई थी और डेरेक ने यशायाह का प्रोजेक्शन बनाकर उसे परेशान किया। वह रो के अपराध को भुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे बार बार डरावने सपने दिखाकर प्रताड़ित कर रहा था। उसने कल्पना की कि उसकी मां उसे हार मानने के लिए कह रही है। आखिरकार वह कभी नहीं चाहती थी कि रो को कष्ट हो। डेरेक ने आयला को बस स्टॉप पर बैठा पाया और आयला के मन में उसके लिए नफरत के अलावा कुछ नहीं था। आयला ने अनुरोध किया कि वह रो को मुक्त कर दे और इसके बजाय उसे अपने कैदी के रूप में ले ले। आयला ने उसे अपनी बातों में उलझाए रखा और वो एक ही समय में 2 अलग अलग स्थानों पर होने के लिए एस्ट्रल प्रोजेक्शन का उपयोग किया। वह पहले ही फैसिलिटी में प्रवेश कर चुकी थी और देखभाल करने वालों पर हमला कर दिया था। आयला द्वारा रो को मुक्त करने के बाद डेरेक को एहसास हुआ कि वह उसके प्रोजेक्शन से बात कर रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आयला ने एक टाइम बम छोड़ा था, लेकिन डेरेक ने विस्फोट से पहले खुद को फैसिलिटी में टेलीपोर्ट कर लिया था। जब आयला और रो भागने की कोशिश कर रहे थे तो डेरेक ने उन्हें पकड़ लिया। उसने आयला को पकड़ लिया। भले ही रो अपनी शक्ति को उपयोग करने से डरती थी, लेकिन वह जानती थी कि केवल वह ही अपनी मां को डेरेक से बचा सकती है। उसने साहस जुटाया और अपने विशेष कौशल का उपयोग करके उसे और उसकी मां को वहां से दूर एक खेत में टेलीपोर्ट किया। रो द्वारा प्रदर्शित कौशल से आयला आश्चर्यचकित थी। रो को नहीं पता था कि वो इसे कैसे पूरा करने में कामयाब रही। एक कार पकड़ने के बाद रो ने आयला से हत्याओं के बारे में पूछताछ की। आयला को एहसास हुआ कि अब अपनी बेटी के साथ पारदर्शी होने का समय आ गया है और उसने पहली बार रो को अपने दिमाग में आने की इजाजत दी। फिल्म की शुरुआत में हमने आयला को मर्डर करते हुए जो सीने देखा था, असल में डेरेक ने उन्हें मारा था। आयला का उन लोगों को मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन डेरेक ने उसे फंसाने के लिए ऐसा किया। आयला को एहसास हुआ कि उसे रो के प्रति ईमानदार होना चाहिए था। कम से कम इससे उनके बीच गलतफहमियां पैदा नहीं होती। रो ने कहा कि वह अपनी बाकी जिंदगी छिपकर जीना नहीं चाहती हैं, खासकर इसलिए क्योंकि उसकी मां निर्दोष थी और डेरेक ने उसे गलत तरीके से फंसाया था। रो ने उससे दूर भागने के बजाय उससे लड़ना पसंद किया। रो ने अपनी शक्ति का उपयोग करके डेरेक को अपने लोकेशन की जानकारी दी। डेरेक रो की शक्तियों से प्रभावित हुआ और उसने उसे अपना उत्तराधिकारी बनने की पेशकश की। तब तक वो उसके शिक्षक बने रहेंगे।
बेशक रो को उसके प्रस्ताव में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह चाहती थी कि वह उसे और उसकी मां को शांति से रहने दे। डेरेक ने उसके सुझाव को हंसी में उड़ा दिया और इसलिए उनके लिए लड़ना ही एकमात्र विकल्प था। हालांकि डेरेक अधिक अनुभवी था, फिर भी रो दृढ़ थी। वो टेलीपोर्ट करके उसने डेरेक को बीच सड़क पर धक्का दे दिया और वह एक ट्रक के नीचे आ गया। आयला ने हमेशा उसे सिखाया कि कोई अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करता है, यह उसे परिभाषित करता है, और उसने इसका उपयोग बुराई को नष्ट करने के लिए किया। वी निर्दोष सायनिक्स को आजाद कर देती है। वीडियो जब आपने यहां तक देखा है तो एक लाइक करके ही जाएगा। एक वीडियो को बनाने में मुझे 15 से 16 घंटे का वक्त लगता है, पर एक लाइक करने में आपको केवल 1 सेकंड का समय लगेगा। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए राइट या लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करें। मैं आपसे वहीं पर मिलता हूं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।